गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर के बारे में। आज हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम को स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दो और लेक्चर लगेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे, आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एरिया वेक्टर के बारे में जानते हैं। तो एरिया के बारे में ये तो वेल नोन है, सबको पता है कि एरिया क्या होता है। 8th क्लास के मैथ्स में या 7th या 9th या 10th या अदर क्लास के मैथ्स में आप एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि एरिया किसी चीज का, किसी फिगर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमको एरिया नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है एरिया वेक्टर जो एरिया से ही रिलेटेड है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करें, देखिए मान गए कि हमारे पास 3 एक्सिस है, यहां पर एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यहां पर एक सपोज कीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है, यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है ना, और ये वाला जो फिगर हो गया वो ब्रेथ हो गया। तो जब यहां पे हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे, तो सिंपल एल इंटू बी हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं इसको एल बी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है, यानी कि उस एरिया का डायरेक्शन बताना है हमको। जैसे कि मान लो ओ, ए, बी और सी है, तो ये तो एरिया निकालने के लिए बड़ा आसानी से एल इंटू बी कर दिए, एल बी कर दिए। लेकिन कोई पूछे कि इस फिगर का एरिया वेक्टर बताओ, डायरेक्शन बताओ, तो देखिए अगर एक्स और वाई एक्सिस पर है, एक्स और वाई एक्सिस पर कोई फिगर है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, उसमें जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जेड एक्सिस उसके डायरेक्शन को बताएगा। अगर एक्स और जेड पे है तो उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, वाई एक्सिस बताएगा। अगर वाई और जेड पे है तो उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, एक्स एक्सिस बताएगा। अब देखिए एक चीज, जैसे मान लीजिए कि ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है, ये लेंथ और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। सिंपल, ये ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया। कोई पूछे इसका एरिया वेक्टर निकालो, तो एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ गिव्स इट्स डायरेक्शन। ये जो होगा ये डायरेक्शन होगा जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो। तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक ऊपर भी परपेंडिकुलर हो सकता है किसी भी प्लेन शीट पर, और एक नीचे भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये दोनों डायरेक्शन को लिया जा सकता है, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। एक पॉजिटिव हो सकता है और एक निगेटिव डायरेक्शन इसका लिया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी फिगर का जो एरिया होगा, जैसे कि मान के लेंथ और ब्रेथ मान के ऐसे है, या किसी भी टाइप का ये रखा हुआ है, तो इसका जो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, वो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली जो शो करेगा, नॉर्मल जो होगा, जो लाइन सरफेस के साथ नॉर्मल होंगे, जो लाइन सरफेस के साथ नॉर्मली फॉर्म करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे किसके साथ, सरफेस के साथ, उसी को हम एरिया का डायरेक्शन कहेंगे, यानी कि एरिया वेक्टर होगा। यानी किसी फिगर का लेंथ और ब्रेथ क्या देता है, उसका मान के रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या देगा, उसका डायरेक्शन देगा किसकी तरफ, एक आउटवर्ड, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान गए कि ये एरिया है, ये इसका ब्रेथ है, ये इसका लेंथ है, तो इसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, इसमें जो एरिया का डायरेक्शन डिटेक्ट किया जाएगा, जो पता किया जाएगा, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो होगा वो एरिया का डायरेक्शन होगा, यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यही एरिया वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो मान के कि इसको अगर लेंथ मान लें, इसको ब्रेथ मान लें, तो लेंथ और ब्रेथ क्या दे रहा है, आपका एरिया वेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एरिया का डायरेक्शन बता रहा है। तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक ये डायरेक्शन भी हो सकता है और एक ये डायरेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये डायरेक्शन एक जो होगा वो निगेटिव होगा और ये जो बाहर की तरफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके भी डायरेक्शन कौन होंगे, मान के कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये जो ऊपर की तरफ होंगे
जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होंगे वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी कि एरिया का डायरेक्शन बताएगा, वही इसका एरिया वेक्टर होगा। अब दो हो सकते हैं, एक बाहर की तरफ हो सकता है और एक अंदर की तरफ हो सकता है। तो एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, 11th क्लास में पढ़े होंगे वेक्टर में, आई कैप से, वाई को जे कैप लिख सकते हैं और जेड को क्या लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं। तो इसमें एक्स और वाई है, एक्स और वाई पर सरफेस है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, जेड के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि के अकॉर्डिंग होगा। तो के दो होंगे, एक बाहर की तरफ निकला हुआ है ये लाइन, ये बाहर की तरफ है, और एक अंदर की तरफ होगा। तो बाहर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो अंदर की तरफ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका एरिया वेक्टर का अगर डायरेक्शन पता करना हो कि डायरेक्शन क्या होगा, तो इस फिगर के लिए किस किस एक्सिस पर है, देखिए एक्स और वाई पे है। तो अगर एक्स वाई पे है तो उसका डायरेक्शन कौन होगा, जेड होगा, ठीक है ना। अगर एक्स और वाई पे है तो डायरेक्शन क्या होगा, एक्स और वाई पे है तो डायरेक्शन जेड होगा। एक्स और जेड पे है या फिर y और z पे है तो उसका डायरेक्शन x बताएगा। अगर y z पे है तो उसका परपेंडिकुलर कौन होगा, x होगा, और अगर z और x पे है तो उसका परपेंडिकुलर कौन होगा, y होगा। तो ये दोनों, ये z x y या x y z जो है वो दो डायरेक्शन शो करेंगे, एक ऐसे ऐसे उठा हुआ बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होगा। अभी मैंने बताया ना कि दो डायरेक्शन हो सकता है, एक ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, एक नीचे होंगे। तो ऊपर वाला जो होगा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो x पर कौन सा है, ये i है, तो वेक्टर i, y क्या है, वेक्टर j। तो i और j क्या देगा हमको, k देगा। फिर उसी तरह y क्या है, वेक्टर j, और z वेक्टर k जो होगा वो क्या देगा हमको, वेक्टर i देगा। उसी तरह z यानी कि वेक्टर k और वेक्टर i जो है वो क्या देगा हमको, वेक्टर j देगा। यानी कि याद रखिएगा x y पे है तो उसका जब डायरेक्शन निकालना हो, एरिया का डायरेक्शन निकालना हो, तो z एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन होगा। तो z एक्सिस दो होंगे, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक निगेटिव भी हो सकता है। x एक्सिस भी दो होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। y एक्सिस भी दो होगा, एक पॉजिटिव होगा एक क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। आया समझ में ना, एरिया वेक्टर क्या है, उसका डायरेक्शन कैसे डिटेक्ट करें। तो अगर इस फिगर के लिए डायरेक्शन पूछे, ले सबसे पहले इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि LB हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि x और y एक्सिस पे क्या बच गया, z, यानी कि इसका k कैप हो सकता है या माइनस k कैप हो सकता है। k कैप होगा या माइनस k कैप होगा। देखिए ना, एक बाहर की तरफ z एक्सिस यानी किसके अकॉर्डिंग, ये z एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि x और y पे फिगर है तो उसका कौन सा एक्सिस, उसका डायरेक्शन शो करेगा, z एक्सिस डायरेक्शन शो करेगा। ये बाहर की तरफ, यहां पर मान ली x और y पे है, ऐसे है कि बाहर की तरफ जो उठा हुआ है, ठीक है ना, वही उसका एरिया का डायरेक्शन बताएगा, एरिया वेक्टर बताएगा आपका। तो एक बाहर की तरफ होगा और एक अंदर की तरफ, ऐसे सिंपल। एक बाहर की तरफ ये सरफेस है, सपोज कीजिए ये सरफेस है। अगर इसमें डायरेक्शन पूछे, एरिया का डायरेक्शन बताइए, एरिया वेक्टर बताइए, तो हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए ये एरिया हो गया, इस पर परपेंडिकुलर एक बाहर की तरफ और एक परपेंडिकुलर पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो आगे की तरफ शो हो रहा है वो पॉजिटिव होगा और जो पीछे की तरफ शो हो रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर एक्स वाई एक्सिस पर है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो जेड बताएगा। अगर एक्स जेड पे है तो उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, वाई बताएगा। और अगर जेड वाई पे है तो उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, एक्स बताएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको देख लेना है कि कौन से एक्सिस पर फिगर बन रहा है, तो जो एक्सिस बच जाएंगे वही उसका डायरेक्शन शो करेगा। सिंपल है। अब देखिए एक और तरीके से इसका फिगर देखते हैं, इसको मिटाए हैं। मान गए ये फिगर कुछ थोड़ा सा चेंज रहा, ये फिगर हम मिटा रहे हैं इसको ऐसे। अब फिगर हमने क्या किया कि इस पर बना दिया, जो कि फिगर कुछ इस टाइप का हो, यहां पर फिगर हो एक, ठीक है ना। इसका एरिया बोले, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना।
तो इसका एरिया निकालना हो तो सिंपल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ तो होगा ही, एलबी होगा ही, बट इसका डायरेक्शंस अगर पूछे कि डायरेक्शंस क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, तो किस एक्सिस पर है, एक्स और जेड पे है। तो यहां देखिए एक्स और जेड कहां गया, एक्स और जेड पे है तो क्या गिव्स करेगा, वाई देगा, यानी कि के और आई पे है तो क्या देगा, जे देगा, के और आई पे है तो क्या देगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो एक आउटवर्ड होंगे, एक क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो डायरेक्शन एक होगा पॉजिटिव जे होगा और दूसरा जो होगा वो एलबी के रूप में क्या होगा, निगेटिव जे होगा। ठीक है ना। अब मान गए कि इसी पर एक ऐसे सर्कल रहता तो इसका एरिया निकालते तो एरिया इसका तो सिंपल पाई आर स्क्वायर होता, बट एरिया वेक्टर निकालते तो देखिए किस एक्सिस पर है, एक्स और वाई पे है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाता, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एक्स और वाई तो है ही पहले से, तो क्या बच जाता, जेड, यानी कि एक हो जाता पाई आर स्क्वायर के कैट हो जाता और दूसरा हो जाता पाई आर स्क्वायर माइनस के कैट। एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव, एक इनवर्ड होगा तो निगेटिव। लेकिन ये क्राइटेरिया केवल 2D सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। देखिए पॉइंट मैंने बता दिया, यहां पर फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, इसको माइंड में रखिएगा, आपका डायरेक्शन कभी खराब नहीं होगा, डायरेक्शन आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे आप। देखिए एक चीज हो यहां पर, देखिएगा ध्यान से, देखिए फॉर फर्स्ट पॉइंट, फॉर 2D surfaces both directions are correct for area vector। एरिया वेक्टर के लिए दोनों डायरेक्शंस करेक्ट हैं। देखिए इसमें भी दो डायरेक्शन मिले, एक पॉजिटिव के रूप में एक निगेटिव के रूप में, यहां पर भी दो डायरेक्शन मिले, एक पॉजिटिव के रूप में एक निगेटिव के रूप में। लेकिन 3D सरफेस के लिए, बट फॉर 3D surfaces only outward normal is taken as area vector। केवल आउटवर्ड ही लिया जा सकता है। कैसे, मान गए फर्स्ट फिगर में देखिए, मान गए एक क्यूब हमने बना दिया, यहां पर क्यूब बना दिए, तो इसके कितने फेस हो जाएंगे, 6 फेस होंगे। जैसे कि मान गए हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे क्यूब है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका पूछे डायरेक्शंस पूछे तो नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ये जो होगा नॉर्मली आउटवर्ड। इसका पूछे तो नॉर्मली आउटवर्ड, इसका भी नॉर्मली आउटवर्ड, इसका भी नॉर्मली आउटवर्ड, यानी कि टोटल जो होंगे वो नॉर्मली आउटवर्ड होंगे। तो अगर इसके लिए पूछे कि एरिया वेक्टर बताइए तो नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। इसके लिए पूछे तो ये भी क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इस फिगर के लिए पूछे तो ये भी नॉर्मली आउटवर्ड हो जाएंगे, इस फिगर के लिए भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा। यानी कि 2D सरफेस में आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों डायरेक्शन के रूप में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन 3D सरफेस में केवल आउटवर्ड डायरेक्शन ही, आउटवर्ड नॉर्मल ही उसका डायरेक्शन शो कर सकता है, इनवर्ड नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए बाहर की तरफ है तो एक अंदर की तरफ भी हो सकता था, लेकिन अंदर वाला पॉइंट हम नहीं लेंगे, केवल बाहर वाला पॉइंट लेंगे। एक अपर सरफेस होगा, एक लोअर सरफेस पीछे वाला होगा, तो अपर सरफेस का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और पीछे वाला जो सरफेस होगा वो भी परपेंडिकुलर ही होगा, यानी केवल आउटवर्ड डायरेक्शन ही लिए जा सकते हैं। दूसरे फिगर में देखिए कि मान गए हमारे पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, 3D फिगर में स्फीयर है, सपोज कीजिए एक स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। 3-4 पॉइंट इस पे दे दे, मान गए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8। बोले कि जहां जहां पॉइंट किया गया वहां एरिया वेक्टर को शो करो। अब देखिए यहां पर सेंटर होगा तो हमेशा ये 3D सरफेस के लिए आउटवर्ड होंगे, यहां पर आउटवर्ड। अब नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इसको सेंटर के साथ मिला दीजिए, जो लाइन होगा वही नॉर्मल हो जाएगा, हमेशा सेंटर के साथ। जैसे ये हो गया, ये बाहर की तरफ ये एरिया वेक्टर शो कर देगा, यहां पर भी ये बाहर की तरफ ये एरिया वेक्टर शो करेगा, यहां पर भी ये बाहर की तरफ तो ये एरिया वेक्टर शो करेगा, ये भी एरिया वेक्टर शो करेगा बाहर की तरफ। केवल आउटवर्ड डायरेक्शन से लेना है,
ये एरिया वेक्टर होगा, सब का सब क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होने चाहिए। 3D सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, वही उसका एरिया वेक्टर होगा। ठीक है ना। एक और फिगर में बता रहे हैं, एक और फिगर देखिएगा ध्यान से, इसको मिटाते हैं। मान लिया हमारे पास एक सिलेंडर टाइप का, सिलेंडर शेप का कोई सरफेस हो, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल शेप का कोई सरफेस हमारे पास अवेलेबल है। तो एक सरफेस ये वाला हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड। ये नीचे हो गया, एक एरिया आउटवर्ड, एक ये ऊपर पार्ट हो गया, तो एक ये आउटवर्ड, और एक ये हो जाएंगे तो ये आउटवर्ड हो जाएंगे। यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन से ही केवल लिए जा सकते हैं, किसके लिए, 3D सरफेस के लिए। लेकिन 2D सरफेस के लिए आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों सरफेस को डायरेक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है। 2D के लिए एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, लेकिन 3D के लिए केवल परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही शो किए जा सकते हैं। जो नॉर्मल आउटवर्ड की तरफ सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं जो लाइन, वहीं इसका एरिया भी शो करेगा। तो ये था एरिया वेक्टर, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। ठीक है ना। याद रखिएगा एक पॉइंट, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के साथ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमेशा सरफेस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इरेज करें बाबू इसे। अब चलें हम पढ़ें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करते हैं। पढ़ते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी करने चल रहा है। ध्यान दीजिए, फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स मीन्स ही होता है कि सम काइंड ऑफ फ्लो, किसी टाइप का फ्लो को फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले फ्लक्स समझते हैं। इसको डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ध्यान से देखिएगा, पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब जरा इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझ लें कि होता क्या है। जैसे मान गए कि एक सरफेस है, देखिएगा एक प्लेन शीट है, ऐसे एक प्लेन शीट है, एक यहां से आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, निकल गया बाहर की तरफ, एक और आया निकल गया, थर्ड भी आया और निकल गया, फोर्थ भी आया निकल गया, फिफ्थ ऊपर से चला गया और सिक्स्थ भी नीचे से चला गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सबका सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है ना। तो इस समय फ्लक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम, फ्लक्स कितने लाइंस पास हो रहे हैं इस सरफेस से। जैसे मान गए कि ये सरफेस है, ऐसे नहीं पास होना है, इस सरफेस को चीरते हुए जितने लाइंस पास हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकते हैं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है, इससे ये सपोज कीजिए यहां पर सरफेस है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो एक लाइन पास हुआ, दूसरा लाइन पास हुआ, तीसरा भी पास हुआ, फोर्थ भी पास हुआ, फिफ्थ और फर्स्ट पास नहीं हो पाया। ठीक है ना। यहां पर देखिए तो कितने लाइंस पास हो रहे हैं कंप्लीट रूप से, 1 2 3 4। तो फ्लक्स का वैल्यू यहां पे 4 हो जाएगा। ये लाइन पास नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसी सरफेस के एरिया को अगर बढ़ा दें हम, सरफेस के अगर एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, हमने क्या किया, सरफेस के एरिया को इंक्रीज कर दिया, यानी कि थोड़ा सा हमने बड़ा बना दिया। अब यहां से फील्ड लाइंस अगर पास कराएं तो 1 2
3 4 5, बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, 6 7 और यहां से 8, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पास हुए। तो एरिया के बढ़ाने से क्या हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने शुरू हो गए। तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना फील्ड लाइंस पास होगा, ठीक है ना, और उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो इस कंडीशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फ्लक्स 8 हो गया, ठीक है ना। यानी कि फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी बढ़ती है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस का अगर इसके पहले मैंने पढ़ाया था कि जब फील्ड लाइंस का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो जाएंगे। जब डेंसिटी अधिक होगा तो लाइन ऑफ फोर्स भी अधिक होगा, और जब लाइन ऑफ फोर्स अधिक होगा तो फ्लक्स भी अधिक होगा। तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। जितना लाइन किसी भी सरफेस को चीरते हुए सीधा, जैसे ये सरफेस है, इसको चीरते हुए जो निकल गया जितना लाइन, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर पासिंग फ्रॉम अ गिवन सरफेस, जिस किसी भी सरफेस से जो लाइन उस सरफेस को चीरते हुए, जैसे मान गए ये सरफेस है, इसको चीरते हुए अगर ऐसे निकले तो उसको काउंट नहीं करेंगे, वो जीरो फ्लक्स हो जाएंगे। जैसे ऐसे सरफेस रखा हुआ है, यहां से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, सरफेस से नहीं जाकर के इसको ऊपर को टच करता हुआ निकल के जा रहा है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सरफेस से पास नहीं हो रहा है, उस सरफेस के अकॉर्डिंग पास हो रहा है, ठीक है ना। तो जब सरफेस को चीरते हुए जो निकले, सरफेस को होल करते हुए जो निकले, सरफेस को पास करते हुए जितने लाइंस निकल सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम फ्लक्स करते हैं। तो एक समझ में आया कि अगर एरिया बढ़ जाए, अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएंगे। और अगर डेंसिटी बढ़ा दिया जाए, अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी जब इंक्रीज होगा तो फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगे, और जब फील्ड लाइंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। लेकिन जनरली फर्स्ट पॉइंट कि एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, और दूसरा कि फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हो गया। लेकिन ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया, इसको हम लोग कैलकुलेट आखिर ओरिजिनली करें कैसे, देखिए मिटाएं से, इसको फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करना शुरू करें, देखिएगा ध्यान से। बहुत आसान है समझना, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है इसको। देखिए मान गए कि एक सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, एक सरफेस है यहां, ठीक है ना। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चला गया, समझिएगा ध्यान से। तो पूछे कि इसका फ्लक्स कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर कैलकुलेट हो गया। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बने, थीटा एंगल बन गया। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा जो होगा ई साइन थीटा, और एक ये कंपोनेंट होगा जो होगा ई कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कौन से कंपोनेंट को लेके चलना है इनको, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा को। देखिए ऐसे फिगर है, ऐसे एक ई कॉस थीटा है, ऐसे ई कॉस थीटा निकल रहा है, यानी कि सरफेस को चीरते हुए जा रहा है ऐसे अंदर से, ये ऊपर मैं फिगर बना रहा हूं, ये अंदर है, और एक ऐसे निकलते हुए जा रहा है, इसको टच करते हुए जा रहा है, कौन, ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा ऐसे निकल रहा है, तो ये तो फ्लक्स बना ही नहीं सकता है, क्योंकि सरफेस के अंदर से नहीं, सरफेस के ऊपर से, सरफेस के अकॉर्डिंग जा रहा है। लेकिन ई कॉस थीटा जो है वो सरफेस को चीरते हुए जा रहा है, तो जो सरफेस को चीरते हुए परपेंडिकुलरली पास होता हो जो लाइन, उसी को क्या कर, जितने लाइंस पास होंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंपोनेंट इसमें कौन होगा, ई कॉस थीटा होगा। तो इस कंडीशन में हम इस वाले
कंपोनेंट को यूज नहीं करेंगे। कौन से कंपोनेंट को यूज करेंगे? ई कॉस थीटा को। थीटा क्या होगा? यहां पर थीटा जो होगा वो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में होगा। अब देखिए यहां पर जब यहां पे फ्लक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू ए, तो डॉट प्रोडक्ट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हो गया ई ए कॉस थीटा, जहां पर ई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए फॉर एरिया होगा, और थीटा क्या होगा? एंगल फॉर्म बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में एंगल जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा यहां पर। अब दूसरा प्लेन देखिए कि मान गए कि एक प्लेन है, यहां पर देखिए मान गए यहां पर एक प्लेन शीट है, देखिएगा ध्यान से, प्लेन शीट है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकालना है। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे कि कितना होगा। देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? एरिया वेक्टर चाहिए। तो एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एरिया वेक्टर भी इसी लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि यहीं पर परपेंडिकुलर ये भी एरिया वेक्टर होगा, यहीं पर होगा, तो इसी लाइन के पैरेलल या इसी लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा वो एरिया वेक्टर भी। तो ई और ए के बीच का एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तब फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कितना? कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा, यहां पर ई ए और कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर ई ए निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? यहां पर ई ए हो गया। एक चीज और देखिए कि मान गए एक प्लेन शीट है, ठीक है ना, एक प्लेन शीट है, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना है। पूछे जैसे कि ये प्लेन शीट है, ऐसे है, ऐसे नहीं है ये ऐसे है, प्लेन है, ऐसे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना है। तो एरिया तो ये हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बाहर की तरफ, तो एरिया बाहर की तरफ हो गया। अब यहां से इससे टच करता हुआ यहां से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां से बाहर की तरफ कोई भी फील्ड लाइंस नहीं निकल रहा है। इस सरफेस को चीरते हुए कोई भी फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। सारे फील्ड लाइंस क्या जा रहा है? इसको टच करते हुए निकल रहे हैं, ऐसे। इसको चीर करके बाहर निकलता या चीर करके अंदर जाता, तब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाते। तो यहां पर फ्लक्स कितने होंगे? 0 होंगे। कैसे? तो E और A ये एरिया वेक्टर हो गया, तो E और A के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। तो सपोज कीजिए ये ऐसे है, इसको मैं फिगर में ऐसे शो कर दे रहा हूं, इसको थीटा बना दे रहा हूं। ये डायमेंशन है 3D में, ऐसे फिगर बना हुआ है। ये E है और ये जो A है वो ऐसे है। तो E और A के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का एंगल बना। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो E A cos थीटा, तो E A इंटू कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो फ्लक्स भी कितने हो गए? 0 हो गए। यानी कि जब तक कोई लाइन सरफेस को चीर करके ना निकले तब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हो सकता। इस कंडीशन में सरफेस को टच करते हुए निकल रहा था, ऐसे ऊपर से निकल रहा था, अंदर से ऐसे अगर जाता, ऐसे चीर करके जाता, अगर वही सरफेस को मैं ऐसे कर देते तब आराम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे था, जैसे कि यहां पर मैंने फिगर बनाया ना, सरफेस पे ऐसे कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी था और एरिया वेक्टर भी था। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर ऐसे जो था, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का बना? यहां पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री रखने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो 2D के लिए था। अब 3D के लिए चलते हैं। 2D के लिए आराम से कैलकुलेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से? E A cos थीटा से हम आराम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता होना चाहिए और एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, तब जाकर के ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो पाएगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पर भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां पर भी जो एरिया ड्रॉ हुआ वो भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अब 3D के लिए आते हैं।
या 3D आने के पहले इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। देखें कितना आपका दिमाग काम करता है, हम लोग कितना पढ़े हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सोचिएगा कि मान गए कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल है, यहां से सेंटर से एक रेडियस आ है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है अपना E, ठीक है ना। ये थीटा कितना दिए 60 डिग्री दिया हुआ है। पूछे कि फ्लक्स निकालो, O A, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। बोले कि फ्लक्स कैलकुलेट करो इस कंडीशन में, तो आराम से कैलकुलेट कर दोगे। EA cos थीटा, तो EA और cos थीटा कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, तो EA cos 60 का वैल्यू 1/2, तो EA/2, और यहां पर एरिया क्या लिख देंगे हम, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि सर्कल है यहां पर एरिया के रूप में क्या यूज करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, और बाई कितना 2 हो गया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहां पर पॉइंट ए मैंने नाम दिया है, BC नाम दीजिए, एरिया नहीं। यहां एरिया तो मिला ही नहीं, एरिया हम क्या करेंगे, एरिया पहले ड्रॉ करेंगे। ये एकदम किसके बीच में है, इस लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, लेकिन हमेशा थीटा किसके बीच में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक E और A के बीच में होना चाहिए। E तो है बट यहां पे A नहीं है, तो फिर कैसे हम 60 डिग्री रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि A शो करेगा, एरिया शो करेगा। अब ये टोटल एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो रेस्ट एंगल कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे फ्लक्स फॉर्मूला से, EA cos थीटा, तो E एरिया हो जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर, चूंकि सर्कल है तो, और cos कितना डिग्री 30 डिग्री, तो E पाई आर स्क्वायर cos 30 का वैल्यू √3/2, यानी कि √3E पाई आर स्क्वायर और /2। अब सही हुआ फ्लक्स, क्योंकि हमारे पास जो थीटा जो मिला ये एंगल किसके बीच का मिला, E और A के बीच में मिला। थीटा जो 30 डिग्री मिला था वो E और A के बीच में मिला था, तब जाकर के सही सॉर्ट आउट हो पाया। इस कंडीशन में ये गलती मत कीजिएगा कि जितना एंगल दिया हुआ हो उतना वैल्यू रख करके हम सॉर्ट आउट कर देंगे, नहीं। पहले आपको एंगल ढूंढना है किसके बीच का, E और A के बीच का। अगर E और A के बीच का एंगल आपको नहीं मिलता है तो शायद आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि थीटा किसके बीच का एंगल होता है, E और A के बीच का एंगल होता है हमेशा, और A क्या होगा, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा हमेशा, वो भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, नहीं तो गलतियां होने की चांस ज्यादा हो जाते हैं, मैक्सिमम गलतियां होने लग जाती हैं इसमें, खास करके ऑब्जेक्टिव बनाते समय जल्दीबाजी में हम लोग जो थीटा का वैल्यू दिया उसी थीटा को हमने रख दिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो 2D के लिए था, अब चलते हैं हम लोग 3D के लिए। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सरफेस, लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस, यानी कि 3D सरफेस। अभी तक हम लोग 2D के लिए स्टडी कर रहे थे, अब हम लोग किसके लिए स्टडी करेंगे, 3D के लिए स्टडी करने चल रहे हैं। 3D क्या स्टडी करने के पहले 3D में मेनली दो ही फिगर आते हैं, एक क्यूब के शेप का आता है, एक स्फीयर का शेप का आता है, सिलेंडर भी आता है। तो तीनों का हम एग्जांपल दे करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले क्यूब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मान लीजिए क्यूब हो गया 3D के लिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर ऐसे हमने क्यूब बना दिया। कितने फेस होंगे, कितने सरफेस एरिया होंगे इसके, कितने फेस होंगे 6 फेसेज होंगे। इससे कितने टोटल फेस होंगे 6 फेस होंगे। तो इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए। एक बाहर की तरफ है उसको 5 मान लेते हैं, एक अंदर की तरफ है उसको 6 मान लेते हैं। यहां शो नहीं हो पा रहा है, उसको 6 मान लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट हो गया, और एक ये बाहर वाला पार्ट हो गया, एक अंदर वाला पार्ट हो गया। तो सबसे पहले फ्लक्स फॉर 1 कैलकुलेट करते हैं। अगर पूरे होल सिस्टम का फ्लक्स पूछे तो हर एक एरिया का, हर एक सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकाल करके हम जोड़ देंगे।
एक बार इस पूरे फिगर का फ्लक्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हम उसको पार्ट पार्ट बांटेंगे, पार्ट में बांटेंगे, सबका अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे, तब जोड़ेंगे, तब जाकर फाइनल फ्लक्स मिलेगा। तो फॉर्मूला से क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसा निकल रहा है। अब इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, 3D फेस है तो बाहर की तरफ होगा, इसके लिए भी बाहर, ये भी बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये भी बाहर की तरफ एरिया हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा 5th नंबर केस, और ये 6th नंबर केस भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 निकालते हैं। तो फाई 1 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा का वैल्यू देखिए, यहां पर 1.1 के लिए निकाल रहे हैं, ये 1 पॉइंट है, ये 1 हो गया, ये 2 एरिया हो गया, ये 3 एरिया हो गया, ये 4th एरिया हो गया, ये बाहर की तरफ 5th एरिया हो जाएगा, और एक अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, 6th एरिया हो जाएंगे। तो ए कितना, यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री, यानी कि हो जाएगा ई ए cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई 1 यानी कि, तो फिर फ्लक्स 1 जो आया वो कितना आ गया, 0 आ गया, पहला कंडीशन मिला। दूसरा फ्लक्स 2 कैलकुलेट करते हैं, सेम ई ए कॉस थीटा। तो 2 के लिए एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ऐसे लाइन है और ऐसे एरिया है, एरिया इधर है, ई इधर है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री बना, 180। तो 2 और ई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना, 180 का। तो लिख देंगे cos 180, cos 180 का वैल्यू -1, तो फ्लक्स 2 जो निकला -EA हो गया, ठीक है ना। अब फ्लक्स 3 निकालते हैं, फिर से EA, ये 3 है तो नीचे परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो EA कितना डिग्री, cos 90 डिग्री, तो फ्लक्स 3 भी 0 हो गया। फिर फ्लक्स 4 निकाले, तो फ्लक्स 4 ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ई ए कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ई ए हो गया फ्लक्स 4। फ्लक्स 5 अगर निकालें तो फ्लक्स 5 बाहर की तरफ ऐसे, तो क्या होगा, ए ई और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो ई ए कितना, cos 90 डिग्री, 0 हो गया फ्लक्स 5। और जब फ्लक्स 6 निकालेंगे, ये पीछे वाला पॉइंट वो भी 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 0 हो गया। अब फाइनल फ्लक्स अगर निकालते हैं पूरा होल बॉडी का, तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4 फ्लक्स 5 प्लस फ्लक्स 6। देखिए फ्लक्स 1 कितना है, 0, खत्म कीजिए, फ्लक्स 2 -EA, तो फ्लक्स 1 0, आप फ्लक्स 2 -EA प्लस फ्लक्स 3 0 प्लस फ्लक्स 4 EA और प्लस फ्लक्स 5 और फ्लक्स 6 0 0 है, सब 0 है, EA से ये भी कट गया, टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि इंटायर बॉडी के लिए, इस पूरे बॉडी के लिए अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो कितना आ गया, 0 हो गया, फ्लक्स नेट कितना आ गया, 0 आ गया। किसी भी बॉडी के अंदर कोई चार्ज अगर नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आता है वो 0 आता है किसी भी इंटायर बॉडी के लिए। अंदर कोई चार्ज नहीं है तब उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि कंडीशन लिख सकते हैं इसमें, देखिए कंडीशन क्या था, देखिए इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म हो, नो चार्ज इनसाइड द गिवन फिगर, और थर्ड कंडीशन फिगर मस्ट बी क्लोज, फिगर मस्ट बी क्लोज, यानी कि 3D होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट जो होगा वो हर हाल में 0 आएगा, हर हाल में 0 आएगा, हर कंडीशन में 0 आएंगे।
कैसे, देखिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, वहां पर भी जीरो आएगा, कैसे आएगा देखिएगा। बहुत आसान है समझना, कोई इतना मुश्किल नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना। देखिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान गए हमारे पास एक सिलेंडर है, देखिए ऐसे एक सिलेंडर का शेप है, सिलिंड्रिकल शेप में है, ऐसे है, ठीक है ना, रेडियस है समथिंग इसका। अब देखिए एक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, एक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, एक अपर एरिया वेक्टर और एक डाउनवर्ड में एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पूछे कि फ्लक्स नेट कैलकुलेट कीजिए इसके लिए, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो फ्लक्स 1 कैलकुलेट करें, ई ए कितना cos थीटा, तो ई ए फ्लक्स 1। अब देखिए ए इधर है, ई इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, तो माइनस ई हो जाएगा क्योंकि cos 80 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। फ्लक्स 1 निकल गया, फ्लक्स 2 निकालते हैं, फ्लक्स 2 नीचे है, तो एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उस कंडीशन में अगर फ्लक्स 3 निकालें तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, तो ई ए cos 0 का वैल्यू 1, ये हो गया ई ए फ्लक्स 3। और फ्लक्स 4 निकालें, ऊपर है कितना डिग्री, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में भी 0 हो गया। अब अगर फ्लक्स नेट निकालें हम, तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस कितना हो जाएगा, फ्लक्स 4 हो गया। फ्लक्स 1 कितना है, माइनस ई ए, प्लस फ्लक्स 2 कितना है, 0, प्लस फ्लक्स 3 कितना है, ई ए और प्लस 0, ई ए से ई ए कैंसिल, 0 0 0, यानी कि फ्लक्स नेट कितना आ गया, 0 आ गया इस कंडीशन में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसमें दिख रहा है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। फिगर मस्ट बी क्लोज यानी कि 3D फिगर भी है, 3D फिगर भी है, तो इस कंडीशन में फ्लक्स क्या होता है, जो नेट फ्लक्स निकालते हैं वो 0 होता है, जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। बेटा बच्चों देखिए नेक्स्ट एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं, आज के लिए लास्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ये मान गए हमारे पास एक स्फीयर है, क्या है हमारे पास, एक स्फीयर है। सपोज कीजिए एक स्फीयर है, ठीक है ना, यहां से इसका रेडियस r है, रेडियस r है। पूछे कि पूरे सर्कल का, पूरे स्फीयर का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट कैलकुलेट करना है। बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि क्यूब में तो फेस था, उसको 6 पार्ट में बांट करके हमने लास्ट में क्या किया था, जोड़ दिया था, लेकिन इसके तो कोई फेस नहीं है कि बांटे इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे हम। अब मान गए कि यहां पर एक चार्ज्ड बॉडी है, तो इसके और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी के पैरेलल होगा, एरिया वेक्टर इसी पर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी क्या होता है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस पॉइंट के लिए मान गए, इस पॉइंट को हमने यहां पे कट किया, यहां पे कट कर दिया हमने, यहां पर पूछे कि इस पॉइंट के लिए निकालो, तो फिर सेम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया भी, एरिया वेक्टर भी इसी पर हो जाएगा। यहां पर अगर कट करें हम यहां पर, तो भी सेम कंडीशन, यहां पर भी सेम कंडीशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है ना, और एरिया वेक्टर भी इसी पॉइंट पे। अगर यहां पे कट कर दें हम यहां पर, फिर सेम कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इसी के पैरेलल, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ ना। अब क्या करेंगे, ये सब रेडियस सब जगह सेम है, तो हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी सेम होगा। डिस्टेंस सेम है ना सबका, तो डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होंगे। यानी कि अगर इस छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम जोड़ दें
तो पूरे स्फीयर का क्या मिल सकता है हमको, क्या मिलेगा, पूरा स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा हमको। तो अगर हम याद कीजिए डी फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ना है, सबको, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम, यानी कि छोटा सा फ्लक्स निकालने के लिए हम सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ई इंटू ए, ऑल ई इंटू ए, इसका जो ई होगा ए होगा, इसका ई ए, इसका ई ए, इसका ई ए, सबको अगर जोड़ दें, और जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये डी फाई जो है वो स्मॉल फ्लक्स है, हर एक पॉइंट के स्मॉल फ्लक्स निकाला गया, तो यहां पर भी पूरा फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो फ्लक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, पूरा ओवरऑल फ्लक्स आ गया। यहां पर इंटीग्रेशन किए तो ई ए कितना आ गया, cos थीटा, ई कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, ई इंटीग्रेशन कितना आ गया, ए cos थीटा आ गया हमारे पास। थीटा का वैल्यू कितना है, ई इंटू ए इंटू cos थीटा, तो ए और ई के बीच में 0 डिग्री, तो cos कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया, तो e इंटीग्रेशन a cos 0 का वैल्यू 1, खत्म। अब इंटीग्रेशन ऑफ a, छोटे छोटे एरिया को अगर जोड़े ज्यादा अच्छा है, अगर आप यहां पर dA लिख देते हैं, स्मॉल यहां पर dA लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर है। यहां पर जो एरिया है यहां पर आप dA यूज कीजिए, dA, यहां पर dA और यहां पर dA। स्मॉल एरिया का जब इंटीग्रेशन किया गया, स्मॉल एरिया, बहुत छोटे छोटे स्मॉल एरिया को जब जोड़ा गया, हर एक पॉइंट के स्मॉल एरिया का को जोड़ दिया गया, तो पूरे फिगर का एरिया आ गया, यानी कि लिख सकते हैं E इंटू ए, ये E और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो E इंटू ए आ गया। अब फ्लक्स नेट जो आया, फ्लक्स नेट किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए जो आया, वो कितना हो गया, E इंटू ए हो गया, यानी कि लिख सकते हैं हम ई ए cos थीटा। यहां पर भी, यहां पर अलग अलग निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहता, जैसे फिगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहता, अगर फिगर कुछ ऐसे रहता, ठीक है, फिगर इस टाइप का रहता, तब हर एक पॉइंट का हम यहां का dA, यहां का dA, यहां का dA और यहां का dA, फिर यहां का फ्लक्स 1, यहां का फ्लक्स 2, यहां का फ्लक्स 3 और यहां का फ्लक्स 4 निकाल करके तब क्या करते, सबको हम जोड़ते, तब जाकर के फाइनल फ्लक्स मिलता। लेकिन यूनिफॉर्म के लिए ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म के लिए आसान फार्मूला है ई ए cos थीटा। एंगल पता होगा किसके किसके बीच का, ई और ए के बीच का एंगल हो जाएगा, तो ई ए cos थीटा से आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर, तो फ्लक्स नेट इज इक्वल टू, ई का फार्मूला पहले पढ़ाया गया था कि ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r स्क्वायर, यहां स्मॉल कैपिटल है, कैपिटल कीजिए, q बाई r स्क्वायर रखते हैं वैल्यू, e का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r स्क्वायर इनटू एरिया है, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही फ्लक्स नेट किसके लिए, क्लोज के लिए निकला, और इसी को गॉस लॉ कहा जाता है। यही क्या है, गॉस थ्योरम के अनुसार से गॉस लॉ कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गॉस लॉ होता क्या है, इसी पर छोड़ेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग गॉस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये आराम था, हम छोटे छोटे चीज को क्या कि जोड़ करके पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दिए, एरिया का वैल्यू पुट कर दिए, हमको जो आना था सो आ गया, q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देख करके और आज का क्लास हम लोग ओवर करेंगे। क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 8I प्लस 3J प्लस 5K न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 200K, ठीक है, 200K दिया हुआ है, पूछे एरिया दिया हुआ है 200K, पूछे कि फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है E इंटू ए, ई का वैल्यू रखिए
तो 8i प्लस 3j प्लस 5k इंटू एरिया 200k। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट का मल्टीप्लाई जो होता है 0 होता है, यानी कि i इंटू के 0, j इंटू के 0, तो लिखते हैं इसको 8i इंटू 200k प्लस 3j इंटू 200k डॉट में, ये डॉट में ठीक है ना, और प्लस 5k डॉट 200k। तो ये k और i है ना, j और k है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो बच गया हमारा k इंटू के 1 हो जाएगा, k स्क्वायर इनटू 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 200 यानी कि 205 जा कितना हो गया 1000, कितना आ गया फ्लक्स निकल गया। अब इसका यूनिट देखते हैं, यहां पर यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट अभी हमने बताया नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो 100, अब यूनिट क्या लिखेंगे देखिए यहां पर, यहां पर यूनिट का मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला से होता है E इंटू ए। E का यूनिट अभी मैंने बताया न्यूटन पर कूलम्ब होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। हो गया, बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट हो गया। एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट मीटर, याद रखिएगा एक और यूनिट होता है, पहला यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट वोल्ट मीटर। थर्ड नंबर इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सा क्वांटिटी होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों को। इसके बाद वाले क्लास में जो मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए क्लोज फिगर के लिए, इसको गॉस लॉ कहते हैं, इसको इसके बाद वाले क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद है बच्चों अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, क्या लेकर के, गॉस लॉ लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अच्छे से रहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।